Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 2, the growth of nationalism, the age of revolutions. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it because in that part we have completed American Revolution. So dear student, till this paragraph we have completed in part 1. We'll start part 2 with French Revolution 1789. First we'll discuss the causes of French Revolution. See, Louis XVI became the King of France in 1774, ascended the throne of France in 1774. Who ascended? Louis XVI. ठीक है? From which family he belongs to? Bourbon family. Bourbon family के Louis XVI ने 1774 में ताज पहना, राजा बन गए. उनकी शादी हुई मैरिया एंटोनेट मेरिया एंटोनियट के साथ उनकी शादी हो गई, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी. उस टाइम एक एम्पायर ऑस्ट्रियन एम्पायर भी था, वहाँ के प्रिंसेस से शादी हुई बर्बन फैमिली के लुई 16 से, जो कि फ्रांस में रूल कर रहे थे. जो न्यू मनार्क था वो पावर में तो आ गया, पर उसका जो खजाना था, जो ट्रेजरी थी, वो एम्प्टी थी, खाली थी. अब ये खाली कैसे हो गई बच्चा? क्योंकि फ्रांस ने बहुत लंबे टाइम तक लड़ाइयाँ की, वॉर किए. तो जब भी आप वॉर में होते हो तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हैं, नहीं? सो जो नया नया राजा था, नया मनार्क था, वो पावर में आया एम्प्टी ट्रेजरी के साथ. ये एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. फ्रांस के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे सब वॉर में लग गए. जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी वर असिस्टेड बाय फ्रांस अंडर लुई 16 इन गेनिंग देयर फ्रीडम. 1776 हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस मिली किस अमेरिका को, है ना? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा. तो उस इंडिपेंडेंस में हेल्प कौन ही कर रहे थे? स्टूडेंट लुई 16. ठीक है, फ्रॉम देयर म्यूचुअल एनिमी. और म्यूचुअल एनिमी कौन था? ब्रिटेन. फ्रांस भी ब्रिटेन को पसंद नहीं करता था, यूएसए के ऊपर कॉलोनाइजर के फॉर्म में था ब्रिटेन. तो दोनों ने कोशिश की किसको हराने की? ब्रिटेन को. पर इसमें लॉस अमेरिका का तो हुआ ही हुआ, पर फ्रांस का ज़्यादा हो गया. द वॉर एडेड more than a billion livre to a debt had already risen to 2 billion livre. स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन पे हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, ब्याज जिसको हम बोलते हैं. तो लिया तो लोन 1 बिलियन लीवर था, 1 बिलियन लीवर था, पर इंटरेस्ट के साथ वो कितना हो गया था? 2 बिलियन लीवर. ठीक है. लेंडर्स जिन्होंने स्टेट को क्रेडिट दी थी, राजा को उधारी दी थी, अब वो बोल रहे थे भाई अब हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लोन के ऊपर 10% से. चलो ये तो लोन का अमाउंट हो गया, ये तो देना ही है किंग को. पर उसके जो कोर्ट थे बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट थे, बड़े बड़े कोर्ट्स, बड़ा सा पैलेस, बड़ी सी आर्मी. तो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स सैलरीज, यूनिवर्सिटीज़. ठीक है. अब ये कहाँ से आए? एम्प्टी है ट्रेजरी, लोन इतना सारा है, डेट इतना सारा है, तो कहाँ से? तो स्टेट ने सोचा, सरकार ने सोचा, लुई 16 ने सोचा कि चलो मैं टैक्स के अमाउंट को बढ़ा देता. ठीक है. तो क्या होगा? अगर टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है मैं इतने सारे अपने एक्सपेंसेस ईजीली कवर कर लूँगा. आज हमारे गवर्नमेंट भी ऐसे ही सोचती है, टाइम टू टाइम टैक्स इंक्रीज करती है. अच्छा, तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो उस टाइम में डिवाइडेड थी 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस और स्टेट्स में. स्टेट्स क्या? सोशल पॉलिटिकल डिविजन्स है ना. तो 3 डिविजन्स थे. जो फर्स्ट स्टेट था उसमें क्लर्जी थे. फादर, आपने मूवीज़ में देखे होंगे ना, जो स्पेशली भूत वाली मूवी होती है उसमें फादर आते हैं भूत को निकालने के लिए, जो वाइट कपड़े क्रॉस पहने होते हैं. ठीक है. तो क्लर्जी. सेकेंड स्टेट होती थी नोबेलिटी, राजा रानी, उनके फैमिली मेम्बर्स, और मतलब जो भी ब्लड रिलेशन है वो सारे. थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन पीपल, मिडिल क्लास मेंबर, बर्जियोज. बर्जियोज कौन थे? मर्चेंट थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे. और इसी में आते थे पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट. जो फर्स्ट 2 स्टेट थी दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ये इंजॉय करती थी लग्जीरियस लाइफ स्टाइल. इन्हें कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना होता था, इन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले होते थे. तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट है क्लर्जी और नोबिलिटी, ये टैक्स पे नहीं करते थे. दे वर एंजॉइंग वेरियस प्रिविलेजेस
बाय बर्थ एंड लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ। बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे ये लोग। जो थर्ड स्टेट था वो हैवीली टैक्स्ड था। एक तो वैसे ही वो पुअर है, और पुअर के ऊपर आपने और टैक्स लगा दी। सपोज करो मुझ पे टैक्स लगाने पे इंडियन गवर्नमेंट को फायदा होगा कि अंबानी पे, है ना, या किसी और की जिसकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। तो बात ये है कि गरीबों पे टैक्स क्यों लगाना है। पर फ्रांस में तो सब उल्टा ही उल्टा चलता था, इसलिए लोग टैक्स किसके ऊपर लगाते थे, थर्ड स्टेट के। ठीक है। जो थर्ड स्टेट था वो बहुत ही हार्डशिप और मिजरी की लाइफ जी रहा था। जो लुई 16 थे वॉज इनडिफरेंट टू द प्लाइट ऑफ कॉमन पीपल। और जो कॉमन लोगों का दुख दर्द था ना, उससे उन्हें मतलब ही नहीं था भैया। वो तो एक बढ़िया लग्जीरियस ऑप्शनल लाइफ जी रहे थे। देर वॉज नो चेक ऑन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ फ्रेंच रूलर, और फ्रेंच रूलर की पावर पे कोई चेक भी नहीं था। वो जो करना चाहें कर सकते थे, डेस्पोटिक रूल था इनका। चलो, जो कॉमन पीपल थे फ्रांस के, वो इंस्पायर्ड हुए किससे, बहुत सारे फ्रेंच फिलोसफर से। वो फ्रेंच फिलोसफर थे रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर। रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, और इनके लिखने से बहुत इंस्पायर हुए कॉमन पीपल। दे अटैक द चर्च, उन्होंने चर्च पे अटैक किए, नोबेलिटी पे अटैक्स किए थ्रू देयर राइटिंग। अटैक मतलब ऐसे नहीं कि बाला तलवार वलवार लेके पहुंच गए अटैक करने के लिए। अटैक करने के लिए इन लोगों ने राइटिंग का यूज़ किया, लिख लिख के अटैक करते थे कि चर्च को ये नहीं करना चाहिए, नोबिलिटी बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है, जो टैक्सेशन सिस्टम है वो फ्लिप है, उल्टा है, मतलब ऐसे ऐसे लोग लिख देते थे। रूसो रोड दैट सब्जेक्ट्स हैव द राइट टू ओवरथ्रो अ किंग। राजा ने मतलब रूसो ने बोला कि राजा को ओवरथ्रो करने का राइट उसके सब्जेक्ट्स को, उसकी प्रजा को है। It is not rule according to the general will। अगर राजा जनरल विल, कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग रूल ना करे तो उनके सब्जेक्ट्स को, जो लोग हैं उनको राइट है कि वो उसको उखाड़ फेंके। ऐसा लिखते थे रूसो। आप सोचो इंस्पायरिंग है कि नहीं है। राजा मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा है, एक ऑब्सीन एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी रहा है, और हर कभी किसी भी कोई भी वॉर होता है उसमें घुस जाता है ज़बरदस्ती वॉर करने। अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिले ना मिले, इससे फ्रांस का क्या लेना देना। पर फ्रांस वहाँ भी पहुँच गया। तो इसी तरह लोग खूब खुश हुए कि यार रूसो ने लिखा, मतलब सही लिखा, चलो अब हमको भी किंग को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जो फिलोसफर थे उन्होंने प्रोपिगेट किया, फैलाया आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। हम सब इक्वल हैं, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, लिबरल सोसाइटी होनी चाहिए। जो फ्रेंच पीपल थे वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से भी बहुत इंस्पायर थे, और रेडी थे कि अब हम भी फाइट करेंगे अपने राइट्स के लिए और जस्टिस के लिए। चलो अब हम देख लेते हैं, किस किस को देख लेते हैं भाई। ये रहे वोल्टायर, ये रहे रूसो, ये रहे मोंटेस्क्यू। ठीक है बात। जो मिडिल क्लास थी had economic clout but did not have political rights and social mobility। मिडिल के पास इकोनॉमिक क्लाउड तो था, मतलब इकोनॉमी में तो उनका रोल था, प्रभाव था, पर उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। मतलब वन मैन वन वोट जैसा कुछ भी नहीं चलता था, ये लोग वोट नहीं देते थे, सोशल मोबिलिटी इनके पास नहीं थी। तो उन्होंने रिबेल किया अगेंस्ट द एंशिएंट एंड ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम किसको बोलते हैं बच्चा, फ्रांस 1789 के पहले जो फ्रांस की सोसाइटी है, जो तरीका है, वो सब क्या है, ओल्ड रिजीम। इन्होंने ओल्ड रिजीम के अगेंस्ट में क्या किया, रिबेल किया। Wars waged by French rulers drained the sources of the empire। जो वॉर फ्रेंच के रूलर्स ने लड़े, इस वजह से इनके सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो गए, खत्म हो गए। अब हम आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन को देखेंगे। अभी हमने कारण खत्म किए, अब शुरू कैसे होता है रिवोल्यूशन वो देखेंगे। पहले भी हम लोगों ने देखा क्या क्या कारण थे। तो फ्रांस ऑफ ओल्ड रिजीम और रिजाइन, जो मनार थे उसके पास सोल अथॉरिटी नहीं थी टैक्स इम्पोज करने की। उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिस मीटिंग को हम बोलते थे मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, टू अप्रूव हिज प्रपोज्ड न्यू टैक्सेस। न्यू टैक्सेस को प्रपोज करने के लिए उसे मीटिंग बुलवानी पड़ती थी। वो अकेले ऑथोराइज नहीं था टू इम्पोज टैक्सेस, तो उसने 5 मई 1789 को मीटिंग बुलवाई। लुई 16 कन्वेंड एन स्टेट जनरल मीटिंग टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। लुई 16 ने ये मीटिंग बुलवाई थी, क्यों बुलवाई थी स्टेट जनरल की मीटिंग, कि वो प्रपोजल रख पाए नए टैक्सेस के लिए। उसको नए टैक्सेस क्यों देने थे बेटा, कि लेने थे क्योंकि उसकी जो ट्रेजरी थी बिल्कुल एम्प्टी थी, उसको 2 बिलियन लिवरे का
जो डेट था वो भी पे बैक करना था। तो जो मीटिंग थी उसमें आए लोग, द 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट से कितने मेंबर आए? 600। उन्हें खड़ा रखा गया। वाइल द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, फर्स्ट के भी 300, सेकेंड के भी 300, इन्हें बिठाने की, मतलब जो इनके लिए जो अरेंजमेंट थे वो सिटिंग अरेंजमेंट थे, ये लोग बैठ सकते थे। और जो थर्ड स्टेट था उसको कहा भाई तुम चलो खड़े रहो। बेटा ये लुई 16 का स्टेच्यू है वर्सेल्स में। मुझे एक बात बताओ कि टैक्स थर्ड स्टेट के ऊपर लगना है, प्रॉब्लम उनको फेस करनी है, उनसे बातचीत करने के लिए आपने उनको बुलाया और उन्हें खड़ा रख दिया और खुद बढ़िया से बैठ गए, ये तो गलत है बच्चों। ठीक है, अच्छा ही हुआ, ऐसा नहीं होता तो शायद वॉर भी नहीं होता। चलो, हु रिवॉल्यूशन नहीं होता, दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है, ये तो एक कंट्री का था। हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स, मतलब यहाँ ऐसे बैठे थे लोग, ठीक है। इन द पास्ट ईच स्टेट हैड वन वोट, और यहाँ थर्ड स्टेट खड़ा हुआ था, यहाँ पूरा थर्ड स्टेट खड़ा हुआ था। यहाँ जैसे फर्स्ट स्टेट बैठा है, यहाँ सेकेंड स्टेट बैठा और ये थर्ड स्टेट खड़ा हुआ। तो थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन होती थी 90% और इन दोनों स्टेट को मिला के इनकी पॉपुलेशन थी 10%। अब वोटिंग राइट देखो, सेकेंड स्टेट के पास भी एक वोटिंग राइट है, फर्स्ट स्टेट के पास भी एक वोटिंग राइट है, और ये 90% पीपल जो थर्ड स्टेट बनाते हैं इनके पास भी एक ही वोटिंग राइट है। दूसरा उल्टा सिस्टम, पहला उल्टा था कि गरीबों से टैक्स लेते थे, दूसरा उल्टा क्या, स्टेट 1 स्टेट 2, सिर्फ 10% पॉपुलेशन है पर इनके पास वोट कितना, तो थर्ड स्टेट 90% पॉपुलेशन पर वोट कितना है? एक। तो भाई थर्ड स्टेट के लोग बोले जरा ध्यान से सुनो, हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज करने वाले लोगों, आपके पास एक वोट तो फर्स्ट स्टेट का हो गया, दूसरा वोट हो गया सेकेंड स्टेट का, आप दोनों को टैक्स भरना नहीं होता है, टैक्स भरना है थर्ड स्टेट को। तो जब आपको टैक्स लेना देना नहीं है, आपके खुद के 2 वोट हो गए, तो हम तो पहले ही हार गए ना, पहले ही हार गए, तो तुम्हारी इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, कुछ लोगों ने ऐसा बोला भी, और सही बोला। देखो बेटा, 1 मैन 1 वोट होता तो ये जीतते, पर अभी एक एक वोट इन 2 स्टेट के पास है, इनको टैक्स भरना नहीं है, इनको तो टैक्स चार्ज करना है, तो ये तो खुशी खुशी बोलेंगे हाँ बढ़ा दो टैक्स। तो थर्ड स्टेट बोले भाई ये बात तो हमें जम नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं जम रही दादा, बिल्कुल भी नहीं जम रही है। जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने असेंबली को छोड़ दिया और प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट लुई 16, रिजेक्टेड दिस प्लान। 1 मैन 1 वोट का उन्होंने नहीं सुना, लुई 16 की बात इन्होंने नहीं सुनी, तो ये बाहर आ गए। 20 जून को ये लोग असेंबल हुए हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट, ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स में। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली का कहा और कसम खा ली कि जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते जिससे कि पावर को लिमिट कर दें। किसकी पावर को? किंग की। जैसे इंग्लैंड में उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, किंग भी था, पार्लियामेंट भी थी, पर पार्लियामेंट के पास एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर थी। तो ये भी यही फ्रांस का आइडिया था कि सेम पैटर्न शायद हम लोग भी देखें। 14 जुलाई 1789 में जो लोग थे, पीपल ऑफ पेरिस स्टॉर्म द प्रिजन ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल के प्रिजन को तोड़ने फोड़ने चले गए पेरिस के लोग। वहाँ पे जितने भी प्रिजनर थे, बेस्टाइल जो पैलेस था, पहले पैलेस हुआ करता था, बाद में इसको प्रिजन बना दिया था, जेल बना दिया था। उसमें बहुत सारे कैदी तो नहीं थे, 6-7-8 ही कैदी थे, पर जब पेरिस के लोगों को गुस्सा आया उन्होंने उस पैलेस को पूरा तोड़ दिया और प्रिजनर्स को फ्री कर दिया, मोनार्की को हटाया। और इसी इंसिडेंट से द इंसिडेंट बिकेम अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ फ्रेंच पीपल, और यहीं से सिंबल मिला विक्ट्री किसकी? फ्रेंच पीपल की। कब? 14 जुलाई 1789। और इस दिन को 14 जुलाई को वो लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? नेशनल हॉलीडे। कब? फ्रांस में। लुई 16 और क्वीन मारिया एंटोनते वर फर्स्ट इम्प्रेशन लेटर गुलिटनाइज्ड। पहले इन्हें जेल में डाला गया और फिर धीरे से इन्हें मार दिया गया। गुलिटोनाइट एक मशीन थी जिसको बनाने वाले थे डॉक्टर गुलिटोइन, उनके नाम पे इसका नाम रख दिया था। कब? 1793 में। देयर वॉज अ कायोस एंड सम टाइम अ रीन ऑफ टेरर बिगेन अंडर रेडिकल ग्रुप। देखो जैसे ही 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, नेशनल असेंबली रूल कर ही रही थी, पर नेशनल असेंबली से
जो एक अल्ट्रा पुअर लोग, जो बहुत एक्स्ट्रा पुअर लोग थे, वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। तो जैकोबियन गवर्नमेंट आती है, मतलब पुअर क्लास की गवर्नमेंट आती है, जैकोबियन क्लब की गवर्नमेंट आती है, जिसके लीडर होते हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। कौन होते हैं? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो ये लोग बोलते हैं कि ये जो नेशनल असेंबली है, इसने हमें तो कोई पावर नहीं दी, हमारे लिए तो ये लोग सोच नहीं रहे हैं, तो ऐसे रेवोल्यूशन का क्या मतलब? हमने सबसे ज़्यादा पार्ट लिया, हम पुअर हैं, हमने सबसे ज़्यादा पार्ट लिया, हमें कुछ नहीं मिला। तो इन लोगों ने फिर 1793 में पावर अपने हाथों में ले लिया, और 1793 से 94 एक साल इस तरीके से रूल किया कि एक टेररिज्म जो वर्ड है, जिसका नाम है आतंकवाद, वो वर्ड यहीं से इसी टाइम में निकल के आ गया। जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे, उन्होंने आतंक का काल, रेन ऑफ टेरर चलाया पूरे एक साल तक, और बहुत सारे नॉबल्स, क्लर्जी, इवन इनोसेंट लोगों को भी एग्जीक्यूट किया। ठीक, कोई बात। 1795 में जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उसने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन अडॉप्ट कर लिया, विच डिक्लेयर दैट मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। मैन जो पैदा हुआ है वो फ्री है, इक्वल है, दो बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो बड़े होके हम डिफरेंस क्यों बनाते? दो आँख, एक नाक, दो हाथ, दो पैर भगवान ने सबको दिए, तो जब हम पैदा हुए तब तो इक्वल है ना, तो फिर आगे जाके इतना डिफरेंस क्यों? किसी को प्रिविलेज क्यों? किसी को टैक्स पे करना है, किसी को टैक्स पे नहीं करना है, ऐसा क्यों? जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, उससे फ्रांस रिपब्लिक बन गया, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रिटर्निटी एक्सक्यूज मी के प्रिंसिपल थे। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें लिबर्टी भी थी, इक्वालिटी थी, फ्रेटर्निटी थी एज द गाइडिंग प्रिंसिपल। रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, वो इवेंट था जिसमें बहुत सारे ग्रेट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसे लिखा गया। इसने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की बात की। किसकी बात की? डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की। सुप्रीम रूल ऑफ द किंग, सॉरी, ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म करने की बात की। जो नॉबल्स थे, जो चर्च थे, उनकी पावर, प्रॉपर्टी सब ख़त्म कर दी गई, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पीजेंट्स में, पुअर पीपल में। जो स्लेव्स थे फ्रेंच कॉलोनीज़ में, उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया। द वॉचवर्ड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन सच एज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इससे एक नए डेमोक्रेटिक और सोशल ऑर्डर का राइज हुआ पूरे यूरोप में। मोस्ट पोटेंट इफेक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेशनल फीलिंग। जो कॉमन लोग थे, वो मरने को भी तैयार हो गए थे अपनी राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, प्रिविलेजेस के लिए। ठीक है, ये इंस्पायर करता है यूरोप के लोगों को कि जितनी भी ऑपरेसिव गवर्नमेंट है, अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, तो आपको पूरा राइट है उन्हें उठा के फेंक देने का। जो वर्ड थे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी प्लेस मिली है। ठीक है, इस पजल को सॉल्व करने का मेरा मन तो है, पर अननेसेसरी वीडियो को लंबा भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग करें। एक मुझे मिल गया फट से, वो मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आप ढूंढना। ठीक है, नेपोलियन मुझे मिल गया। चलो 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 आगे चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट। France was continuously engaged in war with other countries. ठीक है, 1792 to 1815 war 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 and war। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, वो वो कंटिन्यूसली राइज कर रहे थे, उनकी रैंक कंटिन्यूसली राइज कर रही थी एज मिलिट्री ऑफिसर। नेपोलियन बोनापार्टे रोज थ्रू द रैंक ऑफ मिलिट्री ऑफिसर। नेपोलियन ने, जो डायरेक्टोरेट का रूल चल रहा था 1799 में, देखो पहले तो किसका रूल था? मोनार्क का। मोनार्क से किसका रूल आया? नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली से के बाद कौन सा रूल आया? कन्वेंशन, जिसको हम जैकोबियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, रीन ऑफ टेरर। उसके बाद आ गया था डायरेक्टरी रूल। तो ये जो डायरेक्टरी रूल थी, ये भी आपस में बहुत लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करते थे। तो इस डायरेक्टरी रूल को, डायरेक्टोरेट रूल को 1799 में ओवरथ्रो किया किसने? नेपोलियन ने, and formed a consulate in France consisting of 3 consul 1799 से 1801। खुद फर्स्ट कॉन्सूल बना एंड लेटर कॉन्सूल फॉर लाइफ। नेपोलियन ने डिफीट किया
ऑस्ट्रियंस को कहाँ पर, इटली में। नेपोलियन डिफीटेड द ऑस्ट्रियंस इन इटली, फोर्स रशिया टू विड्रॉ फ्रॉम फ्रांस एंड डिफीटेड ब्रिटेन, ब्रिटेन को हराया, रशिया को विड्रॉ करवाया, ऑस्ट्रियन को हराया और बहुत सारे स्मॉल रिपब्लिक्स बना लिए इटली में, जर्मनी में, बेल्जियम में। इनकी जितनी विक्ट्रीज हो रही थी ना, इनको लगने लगा भाई अब मुझसे अच्छा कोई नहीं, तो इसने खुद को, अपने आप को ही क्या बना लिया, monarch. He became the emperor of France and the Pope attended his coronation ceremony 1804. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को ही किंग एम्परर बना लिया। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन, मोनार्की से मोनार्की तक का सफ़र। मोनार्की से नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली से कन्वेंशन, कन्वेंशन से डायरेक्टोरेट और डायरेक्टोरेट से फिर मोनार्की। डायरेक्टोरेट को हटाना, कॉन्स्यूल बनाना और फिर खुद मोनार्क बन जाना, ये किसने किया, नेपोलियन बोनापार्टे ने किया। कन्वेंशन था मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर का, नेशनल असेंबली थी पूरे थर्ड स्टेट की, और मोनार्क थे लुई 16। इसको बहुत पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्लोरी मिली किसको भाई, हमारे नेपोलियन को। 1808 से 1810 तक, 1810 तक नहीं, 1810, 1808 से 1810 तक। फाइनली इसे हरा दिया 1815 में इन द बैटल ऑफ वाटरलू। अकेले किसी कंट्री की दम नहीं थी, इसको मिलके हराने के पीछे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्रीज़ ने मिलके हराया था नेपोलियन को। इतना पावरफुल था कि एक कंट्री तो उसको हरा ही नहीं पा रही थी, डिफीट ही नहीं कर पा रही थी। तो ये चारों की आर्मी कंबाइन हुई, किसकी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, और फिर हरा दिया किसको, नेपोलियन को। ठीक है बात, फिर से ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया कब हराया, 1815 में। यहाँ उसको मारा नहीं था वाटरलू में, उसको एक आइलैंड पे भेज दिया था, एग्जाइल कर दिया था, जहाँ पर फिर स्टमक कैंसर से उसकी डेथ हो जाती है। एनरिच योर नॉलेज, नेपोलियन बोनापार्टे कोर्सिका में बॉर्न हुआ, इटालियन ओरिजिन का था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, एम्बिशियस था, उसका रोमांटिक साइड भी था। उसने एक रोमांटिक नॉवल लिखा है, कुछ लव लेटर्स लिखे हैं जो अभी अभी मिले हैं। उसकी जो शादी थी वो जोसेफाइन से हुई, विडो, अ नोबल एंड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों की माँ, एक नोबल की पत्नी, विधवा थी जोसेफिन, जिससे शादी की नेपोलियन ने। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.